तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग से। बेटा बैंकिंग में अगर हम बात करें बैंकिंग में तो एग्जैक्टली देखा जाए तो ये चैप्टर में बहुत कुछ चीज़ें हैं और अगर आप बैंकिंग एक्ट की तरफ से इतने जाओगे आरबीआई एक्ट से तो उसमें बहुत हद से ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतनी कवर्ड नहीं है। अगर आप आपका स्टडी मटेरियल चेक करोगे उसमें उन्होंने 7 यूनिट्स दिए अलग अलग, जिसमें से आधे ज़्यादा यूनिट्स आपके काम के नहीं है, कुछ यूनिट्स आपके काम के हैं। आधे ज़्यादा यूनिट्स आपको कब लेंगे जब आप वो एक्ट पढ़ोगे, एक्ट के अगेंस्ट में दिया ये ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। बट अगर आप बैंकिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखोगे तो ये बहुत ईजी है, राइट। अगर आपको वापस से याद दिलाऊं तो बैंकिंग प्लस एनबीएफसी दोनों मिला के आइडल वेटेज है 10 मार्क का, इट कैन रेंज अप टू 15 ऑल्सो, इट कैन रेंज अप टू 15, मतलब 5-5 मार्क का तो क्वेश्चन आता ही आता है इस पे, कभी कभार इस पे 10 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है और अगर बोनस रहा एक्स्ट्रा तो 20 मार्क के क्वेश्चन भी आ जाएंगे इसके ऊपर, बट 10 मार्क मिनिमम इन दोनों का वेटेज है। क्लियर, 10 मार्क आए तो ऑब्वियसली 5 मार्क के सिंपल क्वेश्चन आएंगे और अगर 15 मार्क का आता है तो एक क्वेश्चन 10 मार्क का आएगा और 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए या तो वो आपको पीएनएल पूछेंगे या आपको टीयर 1 टीयर 2 पूछेंगे, राइट। अगर हम बैंकिंग की बात करें, फिलहाल एनबीएफसी हटा देते हैं। अगर हम बैंकिंग की बात करें बेटा, बैंकिंग में आपको क्या क्या स्टडी करना है, तो बैंकिंग में स्टडी करना है आपको एनपीए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एनपीए। सेकंड पढ़ना है आपको रिबेट, बिल्स डिस्काउंटेड। थर्ड आपको पढ़ना है पीएनएल और फोर्थ आपको पढ़ना है टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, ठीक है, टीयर 1 टीयर 2। ये हो गए मेजर पार्ट्स, ये हो गए 4 मेजर पार्ट्स। अगर हम थोड़ा इजी वाले पार्ट्स की बात करें, मतलब इसके अलावा भी अगर कुछ पार्ट्स अगर बात करें तो एनपीए के साथ आपको पढ़ना पड़ता है ईसीजीसी कवर, ईसीजीसी एंड डीआईसीजीसी कवर, ठीक है, ये पढ़ना पड़ता है आपको। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ता है एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट, एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स, अदर ऑब्लिगेशंस अकाउंट्स, और आपको पढ़ना पड़ता है बिल फॉर कलेक्शन एसेट्स एंड बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटीज। ये कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट अगर मैं ईसीजीसी कवर बोलूं तो एक आधी बार इसके मिक्स होकर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों अमाउंट तो कुछ है ही नहीं, लॉजिक बहुत मतलब कुछ है ही नहीं इसके पीछे, वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है तो आपको ध्यान में जरूरत नहीं है इतना, बट हम फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एनपीए से। बट सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा व्हाट इज एनपीए, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब क्या, अगर 3 महीने से दैट इज 90 डेज से अगर कोई पेमेंट नहीं आया है मेरे पास, जैसे अब आपको किसके पॉइंट पे सोचना बेटा, बैंक के पॉइंट पे। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक बैंक हो। अगर मेरी खुद की बैंक है, मैंने अगर आपको लोन बांटा है तो मेरे लिए एसेट है, मैंने अगर आपको लोन बांटा है तो मेरे लिए वो एसेट है। अगर मैंने आपको लोन दिया तो आपने रिपेमेंट करना चाहिए मुझे, तो रिपेमेंट विल बी इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर 90 डेज तक आप कोई रिपेमेंट करते ही नहीं हो, या फिर ऑब्वियसली आपकी ड्यू डेट के बाद, नहीं तो आप बोलोगे सर मैंने आपको लोन दिया, राइट, मैंने आपको लोन दिया और आपका ड्यू डेट 1 साल के बाद चालू हो रहा है, तो मैं एनपीए नहीं गिनूंगा। एनपीए कब माना जाएगा, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि जिस दिन भी आपकी ड्यू डेट थी, अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाए, वहां से 90 डेज तक आप कोई रिपेमेंट नहीं कर पाए, वहां से 90 डेज तक रिपेमेंट नहीं कर पाए, या फिर कर पाए लेकिन उतना भी नहीं कर पाए कि आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कवर हो जाए, तो वो एनपीए कहलाएगा। दैट मींस 90 डेज तक अगर आपका पेमेंट नहीं होता है, पहला पॉइंट, पेमेंट होता भी है अगर तो इतना नहीं हुआ कि आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कवर कर पाओ। जैसे 10 लाख रुपए अमाउंट ड्यू था, 90 दिन तक कोई रिपेमेंट नहीं हुआ, 1 रुपया आपने रिपे नहीं किया, क्या ये एनपीए है? हाँ। 10 लाख था, ये 3 महीने का 90 दिन का इंटरेस्ट ड्यू हो गया बेटा आपका, मान लेते हैं 50,000 रुपए, आपने पे किया 60,000 रुपए, क्या ये एनपीए है? नहीं, क्योंकि आपने इंटरेस्ट कवर कर लिया और थोड़ा बहुत रिपेमेंट भी कर दिया। अगर आपने पे किया होता 40, मतलब रिपेमेंट हुआ लेकिन उतना भी नहीं हुआ कि आप इंटरेस्ट कवर कर पाए, एट दैट टाइम दिस विल अगेन बी कैटेगराइज्ड एज एनपीए। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए एनपीए कब कैटेगराइज करना है। तो एनपीए कब कैटेगराइज करना है, जब 90 डेज तक कोई रिपेमेंट नहीं होगा, या फिर रिपेमेंट होगा लेकिन विल नॉट बी sufficient to cover the interest also, that will be NPA, right। अब इसको अलग करने की जरूरत क्या पड़ी बेटा, ये NPA जो चलता है आपको सबसे पहले तो ये आरबीआई के हिसाब से चलेगा, इसके लिए कोई दूसरी एक्ट नहीं है, राइट। उन्होंने क्या कैटेगराइज करने बोला है आपको, एक रहता है पीए और एक रहता है एनपीए। पीए को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट। बेटा अकाउंट्स किस कौन सा बेसिस पे मिलता है, रेसिप्ट बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे? सो द आंसर इज ड्यू बेसिस पे, राइट। अगर मैं आपको बोलूं 1000 है, 200 मिलने वाला है तो मैं बोलूंगा 1200 टोटल, राइट। इन शॉर्ट अर्निंग बेसिस पे चलता है, अर्न्ड बेसिस। ड्यू बेसिस अर्न्ड बेसिस, मैंने कमाना चाहिए, मिला या नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एनपीए की बात आती है तो ये रेसिप्ट बेसिस पे चलता है, ये रेसिप्ट बेसिस पे चलता है। मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट कमाया मैंने 1000, मिला मुझे 800, मैं इनकम कितना बताऊंगा? 1000। मैं बताऊंगा मेरे पीएनएल क्रेडिट में इनकम मिला ना, मेरे पीएनएल क्रेडिट में अगर मैं लोन बांटता हूं तो ऑब्वियसली मुझे इंटरेस्ट मिलता है, ये मेरी इनकम है, राइट। तो इनकम रिकॉग्निशन कैसे रहेगा एनपीए पे, तो इनकम रिकॉग्निशन ऑन एनपीए विल बी ऑन रेसिप्ट बेसिस। इनकम रिकॉग्निशन, मैं इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, इट विल बी ऑन रेसिप्ट बेसिस, राइट। अगर यहां पे इंटरेस्ट अर्न्ड है 1200
लेकिन रिसीव हुआ सिर्फ 700, तो मैं बोलूंगा भाई 700 इनकम है मेरी, 1200 नहीं, मतलब रिसीवेबल कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? एनपीए बेटा, एनपीए मतलब पैसा ऑलरेडी डाउटफुल है कि सामने वाला रिपे करेगा नहीं, तो इंटरेस्ट तो दूर की बात होगी ना, तो इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है। इन शॉर्ट, इनकम ऑन एनपीए शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीट बेसिस। पॉइंट क्लियर? ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा बेटा, प्रोविजन रेट्स। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बोनस से कम नहीं है। इट विल हार्डली टेक 3 to 4 मिनट्स ऑफ योर्स, और ये बहुत इजी कवर है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रोविजन रेट्स निकालना है। आपको लोन अमाउंट दे के रखेंगे, आपको सिर्फ प्रोविजन से मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो ये आता है अमाउंट ऑफ प्रोविजन, दैट इज प्रोविजन रेट्स। प्रोविजन ऑन एनपीए, बेटा परफॉर्मिंग पे भी प्रोविजन बनता है। जैसे हमारे एनपीए प्रोविजन मतलब क्या? आरडीडी। अपन आरडीडी बनाना है, तो आरडीडी कैसे बनेगा वो अपन चेक करना है। तो आरडीडी के लिए परसेंटेज दिया बेटा उन्होंने। अगर ये परफॉर्मिंग एसेट रहा, परफॉर्मिंग को मैं दूसरा नाम क्या देता हूं बेटा? स्टैंडर्ड एसेट। तो स्टैंडर्ड एसेट पे इट इज ऑलवेज 0.4% ऑफ द लोन अमाउंट। जितना लोन अमाउंट रहेगा उतना। मैं यहां पे सिक्योरिटी चेक नहीं करता हूं, नो नीड टू चेक सिक्योरिटी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एसेट है, मतलब 90 डेज तक हुए नहीं है, वो स्टैंडर्ड कहलाएगा। 90 डेज के बाद वो सब स्टैंडर्ड कहलाता है, दैट इज एनपीए में जाता है, राइट। तो नो नीड टू चेक द सिक्योरिटी। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करता ही नहीं हूँ, वो सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड इट हार्डली मैटर्स, सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है इट हार्डली मैटर्स, मैं यहाँ पे चेक भी नहीं करता हूँ। आया समझ में? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये 1% का 1% हो सकता है इफ इट इज फॉर 1% फॉर सीआरई। व्हाट इज सीआरई? कमर्शियल रियल एस्टेट, राइट। तो 0.4% ऑफ द लोन अमाउंट, अगर उन्होंने कहा कि इट इज 1% ऑफ सीआरई, मतलब सीआरई रहता है, तो उसमें 1% निकालूंगा और बाकी सब पे 0.4% निकालूंगा। नेक्स्ट, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं बेटा? हम जब 90 डेज हो जाता है, मतलब जो वो एनपीए में आ जाता है उसको स्टैंड नहीं बोलते, उसको सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो वहां से लेके 1 साल तक, वहां से लेके तक 1 साल तक, जिस दिन वो एनपीए बना वहां से लेके 1 साल तक, मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स कर देता हूँ, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, राइट। 15-25, दैट इज 15%, 25% ऑफ द लोन अमाउंट जो भी रहेगा। सिक्योरिटी जितनी है, अनसिक्योर्ड जितना है, राइट। नेक्स्ट, डाउटफुल। डाउटफुल फॉर 1 ईयर। डाउटफुल मतलब क्या बेटा? सब स्टैंड हो गया, सब स्टैंड तक भी पैसा नहीं है, मतलब 1 साल कवर हो गया, उसके बाद उसको डाउटफुल में कैटेगरी में चला जाता है। अगर डाउटफुल फॉर 1 ईयर है तो 25, डाउटफुल फॉर 2nd and 3rd ईयर है तो डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर इट विल बी 40%, एंड डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स इट विल ऑलवेज 100%। प्लीज ध्यान देना बेटा, ये 2 और 3 दोनों लिया है मैंने, सेकंड भी 40%, 3rd ईयर भी 40% ही रहेगा, राइट। और अनसिक्योर्ड पे इट इज ऑलवेज 100%, अनसिक्योर्ड पे इट इज ऑलवेज 100%, क्लियर। एंड एक रहता है लॉस एसेट। अगर आपका चार्टर्ड या आपका जो इंटरनल मैनेजमेंट टीम है अगर वही बोलता है नहीं इसी पर से नहीं आने वाला है, तो उसको लॉस एसेट मानेंगे। अब लॉस एसेट इट इज ऑलवेज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड इट इज ऑलवेज 100%। कई पॉइंट क्लियर है? आपको सब कुछ डेटा दिया रहेगा बेटा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रॉपर परसेंटेज लगाना है और आंसर निकालना है। याद कैसे रखना है? 0.4% ऑफ द लोन अमाउंट, 1% फॉर सीआरई। 15-25, 15-25 ये 25-40, 100। अनसिक्योर्ड इज डाउटफुल इट इज ऑलवेज 100-100-100। समझ में आ रहा है पॉइंट? इस तरह हम याद रखेंगे। बट अगेन इसके अंदर एक स्टार मार्क है, ये 25 में स्टार मार्क है। इट विल बी कैलकुलेटेड एज 20% फॉर एस्क्रो अकाउंट्स, 20% फॉर एस्क्रो, मतलब इन शॉर्ट आपका प्रोविजन ही हो गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको क्वेश्चन देता है कि आपका स्टैंडर्ड एसेट है, स्टैंडर्ड एसेट है 8000, क्लियर। उसके बाद वो आपको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड फॉर 1 ईयर है, सब स्टैंडर्ड है 6000, इसमें आपको बोलेंगे सिक्योर्ड पोर्शन है आपका 3500, ठीक है। फिर उन्होंने बोला डाउटफुल है, डाउटफुल सिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर्ड फॉर 1 ईयर है, फॉर 2 ईयर्स है, फॉर 3 ईयर्स है, फॉर मोर देन 3 ईयर्स है। तो यहाँ पे आ रहा है 2000, 1000, सॉरी 2000, 3000, 5000 और 6000, ठीक है। और एक उन्होंने दिया है डाउटफुल अनसिक्योर्ड, डाउटफुल अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड में उन्होंने दिया है 10,000, ठीक है। और उन्होंने दिया है लॉस एसेट, लॉस एसेट है आपका 3,000, ठीक है। ये रुपीज इन करोड़ बोलो, रुपीज इन लैक्स बोलो, हार्डली मैटर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं आंसर कैसे बनाऊंगा। अब अगेन नीचे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, वो जो 8,000 है ना ऊपर स्टैंडर्ड एसेट, उसमें से 1500 जो है वो सीआरई के लिए, राइट। तो अब मैं इस बंटवारे कैसे करूंगा? तो आपको करना है क्या बेटा, स्टैंडर्ड के 2 बंटवारे करने हैं, अदर्स एंड सीआरई। यहाँ पे सिक्योरिटी देखना है क्या? नहीं, वो देंगे तो भी देखना नहीं है। कितना कितना है बेटा? अदर्स 6500 और ये 1500 है, इस पे कितना परसेंट है? 0.4%, इस पे 1%, बात खत्म। जब सब स्टैंडर्ड की बारी आएगी, सब स्टैंडर्ड की, तो सब स्टैंडर्ड की सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अलग अलग है। सिक्योर्ड कितना है बेटा आपका?
3500 अनसिक्योर्ड कितना हुआ 2500। परसेंटेज कैसे लगाना है 15-25। अगेन ये 25% 20 हो सकता था कब, अगर वो बोलते हैं एस्क्रो के लिए। तो आगे डाउटफुल में सिक्योर्ड था तो ये परसेंटेज है, तो अनसिक्योर्ड में तो ऑलवेज 100%। तो डाउटफुल फॉर 1 ईयर, 1 ईयर में कितना था बेटा 2000 में कितना 25%, 3000 पे 40%, 5000 पे अगेन 40 क्योंकि वो थर्ड ईयर के, और मोर देन 3 ईयर में 6000 पे 100%। डाउटफुल अनसिक्योर्ड के लिए अनसिक्योर्ड 10,000 100%, और लॉस एसेट 100%। 3000 इंटू 100 समझ में आ रहा है? बस आपको मल्टीप्लाई करके टोटल देना है, दैट इज द फाइनल प्रोविजन। क्लियर पॉइंट सबको ये बस इस तरह करना है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आता है आपका ईसीजीसी कवर। ईसीजीसी दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और डीआईसीजीसी डिपॉजिटरी इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये डीआईसीजीसी कवर है। अब ये कॉर्पोरेशन क्या रहते हैं बेटा, ये वो कॉर्पोरेशन है जो आपको एंकरेज करते हैं बैंक्स को कि आप लोन बांटा करो, जो नॉन जहाँ पे उनको ये करना है, जो बोलते हैं कि यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन करना है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है, तो वहाँ पे वो लोन बांटा जाता है। अब सीधी बात है, बैंक अगर मेरी बैंक है तो मैं लोन नहीं दूंगा अगर वो उसका क्रेडिट इतना स्ट्रांग नहीं है तो, राइट। बट ये कॉर्पोरेशन गारंटी देते हैं, अगर इन्होंने नहीं दिया तो हम आपको देंगे, टेंशन मत लो। तो फिर बैंक्स को थोड़ा अपर हैंड मिलता है, थोड़ा तो सिक्योरिटी मिलता है, तो वो छोड़ देते हैं, वो उनको लोन दे देता है, राइट। तो आपको करना क्या रहता है बेटा, नॉर्मली इसमें गलती क्या होती है, पहले बच्चे डायरेक्ट ये करते हैं, ऐसे नहीं करना। ये कवर किस पे देते हैं, ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन, ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन, ये कवर इस पे देते हैं, और इन पे कोई प्रोविजन नहीं बनाई जाती, क्योंकि ये गवर्नमेंट के प्रोविजन, ये गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन हैं, ये पैसा नहीं डुबाते हैं आपके, तो इन पे कोई प्रोविजन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ मैंने लोन बांटा है 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का मैंने लोन बांटा है, इज इट एसेट फॉर मी? यस, इट इज एसेट फॉर मी। मैं आपको बोल रहा हूँ इस पे जो सिक्योरिटी है वो 600 करोड़ की, और ईसीजीसी ने कवर दिया मुझे, ईसीजीसी ने मुझे कवर दिया था 40% का, ईसीजीसी ने कवर दिया था मुझे 40% का। और ये जो लोन है इट हैज बीन सबस्टैंडर्ड फॉर 1 ईयर, ये 1 साल का सबस्टैंडर्ड है। तो मैं प्रोविजन कितना बनाऊं, मैंने उन्होंने वो पूछा है। तो आपको करना क्या बेटा, सबसे पहले आप बोलोगे सर ये 1000 करोड़ पे ईसीजीसी कवर नहीं देगा, वो कवर किस पे देता है, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे। तो सबसे पहले इसमें से आप वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस करो। तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इस 600 करोड़, वैल्यू कितनी बची 400। कहने से ये अनसिक्योर्ड है, यस। अब मैं जाके बोलूंगा ईसीजीसी को ये 400 रुपये डूबे हैं मेरे, अब भर के दो, तो वो बोलेगा मैंने थोड़ी बोला था पूरा, मैंने कितना बोला था 40%, तो ये 40% मैं आपको भर के दूंगा, मतलब ईसीजीसी कवर आपको इसमें मिलेगा। ईसीजीसी कवर कितना मिलेगा 40% के हिसाब से 160, मतलब व्हाट इज द अनसिक्योर्ड पोर्शन, कैन आई से 240 करोड़, तो 240 करोड़ बिकम्स द अनसिक्योर्ड पोर्शन। अब मैं आपको पूछता हूँ आप कौन से स्टेज पे हो, तो आप बोलोगे सबस्टैंड फॉर 1 ईयर, आपको आंसर याद है कितना है 15-25, तो 15% किस पे, सिक्योरिटी पे, मतलब 600 पे, और अनसिक्योर्ड पे कितना 25, 240 पे। तो मैं प्रोविजन कितना बनाऊंगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन इन दिस केस, इट विल बी 600 का 15% और 240 का 25%, कितना आ रहा है 90 एंड 60, टोटल 150 करोड़ का मैं प्रोविजन बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये मैं आपको बोल रहा हूँ ये डाउटफुल फॉर 1 ईयर था 2500, मैं इस पे 25 बनाता, इस पे 100 बनाता। अगर डाउटफुल फॉर 2 ईयर रहता 40-100, डाउटफुल फॉर 4 ईयर रहता 100, मतलब इन शॉर्ट में पूरा 840 का प्रोविजन बना के खत्म करता। समझ पा रहे हो? बस बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ये गड़बड़ करता है। क्यों क्या करते हैं, 1000 पे सर 40% ईसीजीसी दे रहे हैं ना, मतलब 400 तो कवर हो गए अपने, बाकी 600 की सिक्योरिटी, बात खत्म, अनसिक्योर्ड कुछ भी नहीं है, गलत। कवर हमेशा अनसिक्योर्ड पे रहता है, इट इज नॉट ऑन द सिक्योर्ड पोर्शन। समझ पा रहे हो ये बात? पैसा डूबेगा तो हम भर के देंगे ना, सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट क्यों हमसे भर के ले रहे हो आप? पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? तो आपको सिर्फ यही चेक करना रहता बेटा कि पहले आपको ये फॉर्मेट बराबर आना चाहिए, जितना लोन अमाउंट है माइनस सिक्योरिटी की वैल्यू माइनस करो। लेकिन अब अगेन सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन आता है, आइडियली आएगा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटी कब, तो सिक्योरिटी की वैल्यू हम कब पकड़ेंगे, तो सिक्योरिटी की वैल्यू हम पकड़ेंगे एज ऑन द लास्ट डेट, मतलब जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लोन बनाया था 10 लाख या 1000 करोड़ का, उसके बदले आपने मुझे गोल्ड दिया था सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। गोल्ड की वो टाइम पे वैल्यू थी, मैंने 1000 करोड़ का लोन दिया आपको, आपने 800 करोड़ की मुझे सिक्योरिटी दी वो टाइम पे। मैं आज 1 साल बाद अब सब स्टैंड फॉर 1 ईयर हो गए, सब स्टैंड फॉर 1 ईयर हो गए, और आज गोल्ड की वैल्यू हो गई 850 करोड़। पॉसिबल? तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास 1000 करोड़ है जिसमें सिक्योरिटी कितनी है 850, जब आपने दिया था 800 था, लेकिन आज के लिए तो 850 ना, तो वैल्यू आज की लूंगा। आज की वैल्यू कितनी है 850, मतलब 850 सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड कितना है 150। पॉइंट क्लियर है?
अगर आज के लिए 600 हो जाते मैं बोलूँगा सिक्योरिटी मेरे पास है 600 की 400 अनसिक्योर्ड है, पॉइंट क्लियर है सबको ये। तो इस तरह वैल्यू हम हर बार चेंज हो सकती है। इनकम रिकग्निशन समझ में आया, ईसीजीसी कवर समझ में आया, यस बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिबेट। सबसे पहले आपको रिबेट का मतलब समझना है। रिबेट मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। रिबेट मतलब क्या? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब इसकी ये भी एक प्रोविजन है, ये प्रोविजन बनाना है वो प्रॉफिट पे जो मैंने कमाया नहीं है। और रिबेट इज ऑलवेज ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। अब एक आप आराम से कंसेप्ट सोचो, ये मिस्टर ए था, ये मिस्टर बी था। मिस्टर ए ने बी को माल बेचा, सोल्ड गुड्स, कौन किसको पैसे देगा? बी विल पे टू ए। बी बोलता पैसे नहीं है मेरे पास, तो ये बोलेगा चल साइन करके 3 महीने बाद पैसे देगा। तो मिस्टर ए क्या करेगा? वे बिल सीसीएल बनाएगा और बी एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। क्या ए डिस्काउंट कर सकता है बैंक के साथ? क्या आपको डिस्काउंटिंग की एंट्री आती है? मान लेते हैं 10,000 का बिल था बेटा, 300 रुपये डिस्काउंट था। एंट्री क्या करते थे? अब याद आ रहा है आपको? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, ऐसे ही करते थे ना? आप करते थे 9,700, 300 और 10,000, सही है, ऐसे ही करते थे। हम भी ऐसे ही करेंगे। अब अगेन ये डिस्काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक बेटा? ये डिस्काउंटिंग जब आप डिस्काउंट करोगे वहां से लेके ड्यू डेट तक उतना डिस्काउंट लगाओगे ना आप, राइट? तो अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बैंक क्या एंट्री करेगा? क्या ये बिल से हमारे लिए एसेट है? डेबिट करेंगे। इन शॉर्ट मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम परचेजिंग द बिल्स, राइट? तो बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, अकाउंट डेबिट। कितने के बिल परचेज किए बेटा मैंने? 10,000 के। मैंने आपको पैसा दिया, मैं आपको कैश नहीं देता हूँ, मैं आपके अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ। मेरे लिए कस्टमर है, कस्टमर मतलब क्लाइंट, तो मैं क्लाइंट को कितना पैसे दे रहा हूँ बेटा? 9,700। क्रेडिट वॉट गोज आउट, मेरे क्लाइंट को मैंने क्रेडिट किया, मतलब क्लाइंट को पैसे दे रहा हूँ। और क्या इसके अंदर मेरा फायदा हो रहा है? हाँ, फायदे का नाम डिस्काउंट, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिस्काउंट 300 रुपये। समझ में आया क्या एंट्री? इन शॉर्ट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होती है डिस्काउंटिंग की है। डिस्काउंट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट आइटम आफ्टर इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है तो डिस्काउंट इज द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं ये 300 की बात करूँ तो प्रॉब्लम ये नहीं है, क्या ये 300 मेरे पीएल में जाना चाहिए? आइडियली ट्रांसफर एंट्री क्या रहेगी? डिस्काउंट टू पीएल। क्या ये मेरा फायदा है? फायदा मेरे पीएल के क्रेडिट में जाना चाहिए, यस और नो? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है इसके अनरियलाइज पोर्शन से। मतलब क्या? अब व्हाट इज अनरियलाइज या रिबेट किसको बोलते हैं आपको वो समझना है पहले तो रिबेट बोलते हैं कैसे बेटा इसको? तो प्लीज ध्यान देना, ये मेरा एक ईयर है 1/4/18 से लेके 31 मार्च 19 तक। क्लियर? मैंने यहाँ पे एक बिल डिस्काउंट करवाया था 1 फरवरी के दिन, एक बिल डिस्काउंट किया था और डिस्काउंट मैंने काट लिया था उसके 600 रुपये। 600 मैंने उसका डिस्काउंट काटा था। मुझे नहीं पता टोटल कितना बिल था, कितने का बिल था, मैंने उसका 600 रुपये डिस्काउंट काटा होगा। मैंने कहाँ से डिस्काउंट काटा होगा? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग जिस दिन मैंने डिस्काउंट किया वहां से लेके ड्यू डेट तक। इसकी ड्यू डेट आ गई बेटा 30 जून को। 30 जून को इसकी ड्यू डेट थी। अब मैं उसको बोलूंगा कि एक काम कर, इस साल डिस्काउंट काट, अगले साल का डिस्काउंट वापस लाके देना मुझे। नहीं, मैं तो 600 रुपये काट के उसको पैसे दे दूंगा, राइट? प्रॉब्लम ये है कि ये 600 फायदा है मेरा, लेकिन ये फायदा इस साल का नहीं है। ये फायदा इस साल का भी है और कुछ फायदा इस साल में लाया करता है। सो ये दूसरे साल में लाया करता है, उसको मैं बोलता हूँ अनरियलाइज इनकम, दैट इज द रिबेट। समझ में आया? तो हम क्या चेक करते हैं, ये 600 कितने दिन आगे चला गया मैं? तो आपको नंबर ऑफ डेज गिनने रहते हैं। नंबर ऑफ डेज अप्रैल के कितने? 30, मई के कितने? 31, जून के कितने? 30। कितने दिन आगे चला गया मैं? 91। तो ये 600 रुपये इनकम, जो ये 600 का 90 डेज का इनकम मेरा अगले साल में लाया करता है। तो 600 इंटू 91 डिवाइड बाई 365 कितना? 150। तो ये 150 रुपये मैं रिबेट बोलूंगा, मतलब इट इज नथिंग बट एडवांस इनकम फॉर मी। एडवांस इनकम एसेट या लायबिलिटी? एडवांस इनकम लायबिलिटी। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, जब मैंने 600 डिस्काउंट काटा होगा, मैंने क्या टू डिस्काउंट लिखा होगा यहाँ पे? ये डिस्काउंट में कहाँ ट्रांसफर करता हूँ? पीएनएल में। बेटा इस साल की इनकम कितनी है? कहने से 450 इस साल की इनकम है। तो बाकी जो 600 रुपये हैं वो क्या है मेरे लिए? एडवांस इनकम। एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी, राइट? लायबिलिटी है तो मैंने 150 रुपये क्या ट्रांसफर करना चाहिए? पीएल में ट्रांसफर, रिबेट में ट्रांसफर करके खत्म करना चाहिए। रिबेट इज नथिंग बट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज एडवांस इनकम फॉर मी। समझ में आया पॉइंट? ये बस आपको ये करना रहता है। लॉजिक क्लियर है? यस, आपको ये करना रहता है बेटा। अब इस पे क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या ये अगले साल की इनकम है? यस और नो? क्या ये अगले साल की इनकम है? अगले साल भी मैंने डिस्काउंट कमाया होगा। अगले साल में डिस्काउंट कमाया 1000 रुपये, तो मेरे टोटल इस साल की इनकम कितनी हो गई? 1150। मतलब 150 इस साल की इनकम मान रहे हो ना? तो आपको क्या करना है? नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है? ये एंट्री हम कब करते हैं? 31 मार्च में, राइट? तो 31 मार्च 19 में करूंगा।
1 अप्रैल को मैं ऑन द स्पॉट उसको रिवर्स करता हूँ। क्या ये अगले साल का रिबेट इनकम है क्या? नहीं, मैं उसको बोलता हूँ ये इस साल की इनकम है। मतलब इन शॉर्ट मैं करता हूँ रिबेट टू डिस्काउंट, खत्म। मैं 1 तारीख को इसको रिवर्सल एंट्री पास कर देता हूँ। मतलब 1 तारीख को मैं बोलता हूँ ये 150 रुपये इस साल की इनकम है, जवाब मिला हाँ, तो इस साल में डिस्काउंट डाल दिया। समझ में आया? आपका 3 एंट्रीज का काम है। 3 एंट्रीज कौन सी? पहले डिस्काउंटिंग वाली एंट्री, डिस्काउंट वाली एंट्री समझ में आई, राइट। सेकंड एंट्री है आपका ट्रांसफर एंट्री, और थर्ड एंट्री 1 तारीख को रिवर्सल एंट्री। तो ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, राइट। अब इस साल मैंने 150 की इनकम है इस साल की, इस साल मैंने और डिस्काउंट किया, 20,000 का बिल डिस्काउंट किया जिसमें 2,000 की इनकम जनरेट किया। एंट्री बोलो पूरे साल भर में 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21 तक मैंने 20,000 के बिल डिस्काउंट किया, उस पर 15,000 रुपये डिस्काउंट किया, ऐसे बोलो। तो एंट्री क्या रहेगी? बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। कितने के बिल्स परचेज किया मैंने? 20,000 के, उसमें मैंने 15,000 रुपये कमाया, बराबर 1500 रुपये कमाया, और 18,500 मैंने दे दिया होगा क्लाइंट्स को। तो 2 क्लाइंट्स, 2 डिस्काउंट, मेरी इनकम टोटल ट्रांसफर कितना होगा? कहने से 1650। तो मैं आपको बोल रहा हूँ 1650 ट्रांसफर करो 31 मार्च 21 को, डिस्काउंट टू पीएनएल, बराबर। अगेन मैं ये 1500 पूछता हूँ, भाई सबकी ड्यू डेट इसी साल में आ रही है क्या? तो 2-3 बिल ऐसे रहेंगे जिसकी ड्यू डेट अगले साल चले गई, क्या वो अगले साल की इनकम मानेंगे? यस, तो उसको रिबेट में डाल देंगे। मतलब ये 1500 में से ऐसे मान के चलते हैं कि 200 रुपये अगले साल में ड्यू डेट है उसकी, तो 200 को अगले साल में डाल देंगे, तो क्या होगा? डिस्काउंट कितना है टोटल? 1650, जिसमें 200 अगले साल जाएगा, तो 1450 इस साल के पीएल में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। पॉइंट क्लियर है सब? तो ये 3 एंट्रीज नॉर्मली आती है आपको, ये 3 एंट्रीज आती है। आइडियली आपको जनरल एंट्री से पूछते हैं, कभी कभार आपको सिर्फ रिबेट का अमाउंट पूछते हैं, राइट। एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, चल। Yes, ये क्वेश्चन विजिबल है 15, चेक। फॉरवर्ड बैंक फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2020। बिल्स डिस्काउंटेड थे बेटा 82,23,000 के, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 132, ओपनिंग था ये, और डिस्काउंट रिसीव इतना था, राइट। सबसे पहले मुझे बताइए, आपने बिल डिस्काउंट किया इतना, आपने इतना डिस्काउंट दिया, तो बाकी का अमाउंट आपने पे किया होगा। 1 तारीख की एंट्री रिवर्सल होगी, पहले रिवर्सल एंट्री बोलो। 1 तारीख को, 1 अप्रैल 2019 को एंट्री क्या रहेगी? इट विल बी रिबेट टू डिस्काउंट, रिवर्सल एंट्री कितना? 132,960। पॉइंट क्लियर है? ये इस साल की इनकम मैं मान के चलूंगा, क्योंकि पिछले साल की रिबेट मतलब इस साल की इनकम। आगे आपने बिल डिस्काउंट किया, कितने का बिल डिस्काउंट किया बेटा आपने? 82,23,000 का, उसमें डिस्काउंट कितना काटा आपने? 633,990, मतलब बाकी का पैसा आपने पे किया होगा क्लाइंट्स को। प्लीज बताइए डिस्काउंट की एंट्री क्या रहेगी? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपने पूरे बिल्स डिस्काउंट किए होंगे। बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड कितना? 82,23,000, सही है। 2 क्लाइंट, 2 डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना काटा बेटा आपने? 633,990। प्लीज बताइए ये कितना? 010, बराबर है। इन शॉर्ट आप बोलोगे सर ये मेरी इनकम है इस साल की, ये मेरी इनकम है, आपने पीएल में ट्रांसफर करना चाहिए, आइडियली, राइट। तो अब 31 मार्च 20 के दिन आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, सही है। तो डिस्काउंट कितना है बेटा? दोनों को ऐड करो, ये वाला डिस्काउंट और ये वाला डिस्काउंट कितना है? 7,66,900 आपने पीएल में ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें से कुछ ड्यू डेट्स अगले साल में लाए होंगे जो उसको रिबेट माना जाएगा, राइट। तो उसको क्या करेंगे? उसको अपन नीचे कैलकुलेशन दिया है। एन एनालिसिस ऑफ द बिल्स डिस्काउंटेड इज एज फॉलोज, कैलकुलेट रिबेट ऑन एज ऑन 31 मार्च एंड ऑल्सो शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अज्यूमिंग कंसीडर द ईयर एज 365, ऑल्दो 2020 का ईयर है, आप 365 लोगे, उसने क्लियर बोला है, राइट। उसने क्या दिया है? आपकी ड्यू डेट कब आ रही है? 15 जून को, और आपका रेट ऑफ डिस्काउंट है 14%, आपका अमाउंट है 10,95,000। मुझे सिर्फ आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ डेज आफ्टर 31 मार्च कितना है? आफ्टर 31 मार्च आप 15 जून तक चले गए, 31 मार्च से कितना आगे चले गए? अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 15, कितना हो गया? 76 डेज आगे चले गए, मतलब 76 डेज का जो डिस्काउंट है वो अगले साल में जा रहा है आगे। 25 जून मतलब और 10 दिन ऐड करो, 86, 5 जुलाई 5 और 5 10 और 96, और 15 जुलाई और 10 106 दिन, बराबर है। तो व्हाट इज द रिबेट अमाउंट?
रिबेट कैसे निकालूंगा? 10,95,000 इंटू 14% इंटू 76 डिवाइड बाई 365 कितना आ रहा है? नेक्स्ट 30 लाख पे 12% 86 डेज का, 30 लाख पे 12% 86 डेज का, तो 84,822 ओके गो अहेड। 1692 पे 16% 96 डेज का, 1692 पे 16% 96 डेज का 20 ओके नेक्स्ट 23,36,000 पे 16% 106 दिन का, टोटल राइट। इन शॉर्ट ये इस साल की इनकम नहीं है, ये अगले साल में लाया हो रहा है राइट। तो इतने हमें डेबिट में ट्रांसफर कर दूंगा, तो एंट्री क्या रहेगी 598.40 अलग है क्या? टू रिबेट एक बार वापस करते हैं बेटा, फाइव लाख नहीं आएगा बेटा, 1,78,000 थी, 2 लाख कुछ, चेक राइट। तो 296,489 आएगा बेटा। तो यहाँ पर मैं 766 में से 296,489 यहाँ ट्रांसफर करूँगा तो पीएल में कितना जाएगा? दैट्स इट, वी आर डन। ऐसा समझ में? इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, 3 एंट्रीज और एक वर्किंग नोट, 3 एंट्रीज वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ये था ना बेटा, ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट था, मेन चीज़ यही है ना बेटा, आपको ये रिबेट निकालता है। कभी कभार आपको सिर्फ रिबेट पूछने, बस वर्किंग नोट ही पूछने, बात खत्म। क्लियर पॉइंट? तो इस तरह करते हैं, लॉजिक समझ में आया सबको? यस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इसके अंदर आता है वो है आपका पीएनएल अकाउंट, राइट। पीएनएल अकाउंट, अब पीएनएल अकाउंट कैसे करता है तो प्लीज ध्यान दीजिए। आपके पहले 12 शेड्यूल्स जो रहते हैं, पहले 12 शेड्यूल्स दैट इज फॉर बैलेंस शीट, राइट। जैसे अपना कंपनीज अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 क्या बोलता है आपको? शेड्यूल 3 आपको बोलता है कि आपको जैसे आपको नोट्स बनाना है आपके हिसाब से नोट्स दो, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 आपके हिसाब से दो, जिसमें नोट नहीं बनाना मत बनाओ, राइट। लेकिन बैलेंस शीट बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, बैलेंस शीट में आपको 12 नोट्स बनाने पड़ते हैं, मतलब 12 शेड्यूल्स बनाने पड़ते हैं। 13, 14, 15, 16 ये पीएनएल है, पहले 12 बैलेंस शीट है, पहले 12 बैलेंस शीट मतलब पार्ट 2 आपका पीएनएल बनता है। तो जब बैंक का पीएनएल बनता है बेटा आपको यहाँ लिखना पड़ता है शेड्यूल नंबर और अमाउंट, अगेन करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों रहता है। ये पीएनएल का फॉर्मेट है बेटा आपका। तो आपका पीएनएल का फॉर्मेट क्या रहेगा बेटा? पहले 12 आपका क्या रहता है? पहले 12 इट इज बैलेंस शीट, उसके बाद चालू होता है आपका पीएनएल, और पीएनएल में जो पहला पार्ट रहता है वो आता है इनकम, इनकम, राइट। इनकम पार्ट पहले आता है, तो इनकम का नोट भी फिक्स है 13, 14, 13, 14 इनकम है, 15, 16 खर्चा है, सिंपल। तो 13, 14 जो इनकम है आपकी, तो इनकम में क्या आता है? तो सबसे पहला आता है इंटरेस्ट ऑन्ड, इंटरेस्ट ऑन्ड। 14 आता है अदर इनकम। तो प्लीज मुझे बताइए अब आपको इनकम में क्या जनरेट करना पड़ेगा? इनकम इंक्लूड्स डिस्काउंट, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। हर वो चीज जो मुझे मिला होगा वो मेरी इनकम है। इंटरेस्ट किस में मिलेगा तो मेरा फायदा? इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन सेविंग? इंटरेस्ट ऑन लोन्स मेरी इनकम है। मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मैं लोन बांटूंगा तो मुझे इनकम जनरेट होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन एफडीज मुझे देना पड़ेगा, राइट। मेन सोर्स ऑफ इनकम अगर इंटरेस्ट है तो मेन सोर्स ऑफ एक्सपेंस भी इंटरेस्ट ही है मेरा। लॉजिक क्लियर है? तो अगेन ये जो आपको लिखना है ना बेटा, ये जो भी लिखना है आपको, ये जाके आप नोट शेड्यूल 3 में लिखो, बाहर यहाँ मत लिखो। जैसे अगर मैं शेड्यूल 3 में जाऊं तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, इंटरेस्ट ऑन सीसी फैसिलिटी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, जो भी रहेगा, डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये जितना भी रहेगा। मान लेते हैं ये 10,000 आया तो 10,000 उठा के यहाँ डालना है, सही है। ये हो गया आपका टोटल इनकम, खत्म। अदर इनकम, अदर इनकम में क्या आएगा? इसके अलावा बैंक क्या कमा सकती है बेटा आपसे? बैंक चार्जेस, कमीशन। कमीशन जब तक बोला नहीं जाए तब पहले उसकी इनकम है। कमीशन रिसीव या कमीशन पेड नहीं बोले, सिर्फ कमीशन बोले तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कमीशन इनकम है, क्योंकि बैंक बहुत बार कमीशन लेता है आपसे, राइट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना। तो बेटा अब यहाँ क्या बताना है? अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी यहीं पर आएगा, नेगेटिव अमाउंट पर,
राइट। अगर मैं इनकम में, अदर इनकम में बता रहा हूँ कि इसके अलावा मेरी इनकम क्या है, शेड्यूल 14 में कि यहाँ पर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो 1000 और कुछ इन्वेस्टमेंट में मेरा लॉस भी हो 300, तो मैं यहीं से माइनस करूंगा, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 300, आउट ऑफ कॉलम 700। इसके अलावा मुझे कमीशन मिला था 400, ये 400, टोटल कितना हो गया 1100 जाके उठा के डाल दो वहाँ पे। इन शॉर्ट ये इनकम की टोटल हो गई, समझ में आया। सेकंड पार्ट आपका आता है एक्सपेंडिचर, सेकंड पार्ट आता है आपका एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर अगेन दो एक्सपेंसेस आपका है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, द वर्ड यूजेस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इन शॉर्ट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। शेड्यूल 15 अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा दुनिया भर के पीएनएल के डेबिट जो भी एडवांस सब यहीं आएगा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। शेड्यूल 16 इंटरेस्ट के नाम पे आप जो जो दे रहे हो वो सब यहाँ पर आएगा। इंटरेस्ट के नाम पे क्या दोगे आप, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट्स, जो भी रहेगा वो इंटरेस्ट खर्चा है बेटा आपका, तो 15 में आएगा, वो जाके शेड्यूल में बनाओ, वहाँ का टोटल उठा के यहाँ डालो, और 16 इज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पॉइंट क्लियर है सबको। तो यहाँ पे और इधर यहाँ पे बिना नोट के आता है अदर प्रोविजंस या फिर प्रोविजंस, जैसे एनपीए की प्रोविजन आती है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो यहाँ पर दो प्रोविजंस आती है। एनपीए की प्रोविजन आपको याद है कि एनपीए ऊपर निकाला अपन ने, और प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो सब यहाँ आता है, डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम जाता है, और फिर आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस का टोटल होता है, राइट। थर्ड आता है आपका प्रॉफिट और लॉस, विच इज नथिंग बट आपका ये अगर ए है इनकम माइनस एक्सपेंस आपका प्रॉफिट रहेगा, तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। एक एग्जांपल लेता है, अगर मान लो यहाँ पर आपका 10,000 है और यहाँ पर 8,000 है, टोटल कितना हो गया बेटा 18,000, राइट। यहाँ पर मान लेते हैं आपका 5,000 और यहाँ पर है 6,000 और यहाँ पर 1,000, कितना हो गया टोटल 12,000, सही है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, और आपको पिछले साल का प्रॉफिट भी दिया रहेगा, दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। मान लेते हैं पिछले साल का आपका था 4,000 रुपये, टोटल कितना हो गया बेटा 10,000। दिस वॉज पॉइंट नंबर 3, राइट। एंड फोर्थ पार्ट इसके अंदर आता है एप्रोप्रिएशन का, फोर्थ पार्ट आता है इसके अंदर एप्रोप्रिएशन का, जिसमें से एक एप्रोप्रिएशन कंफर्म आपको मालूम है। पहला एप्रोप्रिएशन आता है 25% ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, कंपल्सरी, ऑफ व्हाट, ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट बेटा, करंट ईयर प्रॉफिट पे 6,000 का 25 का कितना होता है 1,500, राइट। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है बी पॉइंट, ट्रांसफर टू एनी अदर रिजर्व। अगर और कोई रिजर्व है, जैसे उन्होंने बोल दिया 5% जर्नलिज्म में ट्रांसफर, 5% ऑफ व्हाट, अगेन द करंट ईयर। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 5% जर्नलिज्म में ट्रांसफर करो, प्लीज बताओ 300 रुपये, समझ में आ रहा है। थर्ड डिविडेंड इफ एनी, अगर डिविडेंड बांटना है आपको तो डिविडेंड बांट दो। अगेन डिविडेंड किसे बांटेंगे बेटा हम, फेस वैल्यू पे, जो इन शॉर्ट पेड अप पे, अगर मैं बोलूँ पेड अप पे जो भी परसेंटेज रहेगा वो उसका, डिविडेंड नहीं है, मान लेते डिविडेंड नहीं है। डी पॉइंट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितना होगा बेटा, ऊपर से अमाउंट यहाँ कॉपी करना, 10,000 टोटल प्रॉफिट लाना बेटा, 10,000 में से आपने 1800 को ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में, बाकी कितना बचा 8,200 ट्रांसफर करोगे। इन शॉर्ट ये पीएनएल बन गया आपका, समझ में आया पॉइंट, याद क्या रखना, 13, 14, 15, 16, 13, 14 क्या है पीएनएल क्रेडिट, 15, 16 क्या है पीएनएल डेबिट। ऊपर आपको इनकम लिखना है, नीचे आपको एक्सपेंस लिखना है, इनकम माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट, ब्रॉट फॉरवर्ड प्रॉफिट आपको टोटल प्रॉफिट देगा। एक एप्रोप्रिएशन कंपल्सरी, कौन सा वाला, 25% ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, 25% कंपल्सरी ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। अगेन अगर और कोई भी रिजर्व रहता है बेटा, इट इज ऑलवेज ऑन करंट ईयर प्रॉफिट। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं 10,000 रुपये लगा रहे हैं, सर 10,000 प्रॉफिट 10,000 रुपये लगाएंगे बेटा, ये 4,000 पिछले साल पे आया, तो पिछले साल भी हमने स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाया होगा ना, तो पिछले साल पे नहीं आता है, सिर्फ इस साल पे आता है। पॉइंट क्लियर है सबको ये, एवरीवन, यस। तो ये था आपका पीएनएल। एक लास्ट पार्ट आपका बचता है इसके अंदर टियर 1 टियर 2 कैपिटल, और टियर 1 टियर 2 के लिए मैंने कुछ इमेजेस क्रॉप किए आपके लिए पर्सनल क्लियर करने के लिए, तो डायरेक्ट उस पर आता है बेटा, यस विजिबल है। तो टियर 1 टियर 2 के लिए मैं आपको क्या पूछते हैं, तो वो आपको पूछते हैं बेटा CAR, या फिर इसको हम बोलते हैं CRAR। व्हाट इज CAR? CAR इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड CRAR इज कैपिटल टू रिस्क एडजस्टेड रेशियो, दोनों का मतलब एक ही है। वो आपको CRAR भी पूछ सकते हैं या फिर आपको CR भी बोल सकते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्या है वो, कैपिटल टू रिस्क एडजस्टेड रेशियो, क्लियर है। मतलब एसेट्स को आपको रिस्क लगाना है, एसेट्स को आपको रिस्क लगाना है। तो यहाँ पर व्हाट इज CAR कैसे निकालते हैं, इट इज दोनों कैपिटल को ऐड करो। व्हाट इज दोनों कैपिटल, टियर 1 प्लस टियर 2, टियर 1 प्लस टियर 2। मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं सीधी बात है, मैं शेयरहोल्डर्स के फंड्स की बात कर रहा हूँ,
मैं सीधी बात है रिजर्व एंड सरप्लस की बात भी करूंगा, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस किसका रहता है, ओनर्स का रहता है। इन शॉर्ट मैं टारगेट करूंगा लाइबिलिटी साइड पे, और लाइबिलिटी साइड के पहले दो हिस्सों पे टारगेट कर रहा हूं मैं। ये बैलेंस शीट है मेरा, और बैलेंस शीट पे मैं यहाँ पे ये पहला हिस्सा क्या रहता है, शेयर कैपिटल, और दूसरा हिस्सा रहता है रिजर्व एंड सरप्लस। मैं इन दोनों पे टारगेट कर रहा हूँ। ये मेरा कैपिटल है। अब इन दोनों में कैपिटल को बांटना है मुझे, टीयर 1 में टीयर 2 में। क्या टीयर 1 में आता है, क्या टीयर 2 में आता है, हम थोड़ी देर में देखेंगे, राइट। इसके अलावा डिवाइड बाय रिस्क एडजस्टेड एसेट्स। जितने भी आपके एसेट्स रहते हैं बेटा, जितने भी आपके एसेट्स हैं, सबको रिस्क लगाया हुआ है, सबके साथ कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा। जैसे गवर्नमेंट आपके कभी पैसे डुबाएंगे नहीं, तो गवर्नमेंट पे 0 रिस्क, बाकी सब एसेट्स पे 100% रिस्क। किस पे 150% रिस्क भी है, किस पे 20% है, वो आपको रिस्क याद रखने पड़ेंगे, राइट। प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, बैलेंस शीट के बाहर भी कुछ रिस्क रह सकता है आपका, तो वो कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो फिलहाल आपको एक फॉर्मूला लिखना है, क्या है CRAR, इट इज कि टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइड बाय रिस्क एडजस्टेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, राइट। अब आगे की बात करते हैं। अब आपके बैलेंस शीट में रिस्क लगाने कैसे हैं, तो अगर आप देखोगे जो काम के हैं मैं उतनी बैलेंस शीट बना के दिया आपको, दिख रहा है कि आपको ये आपके आइडियली बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड चेक करता हूँ। लाइबिलिटी में क्या क्या दिखता है आपको, इक्विटी साइड दिखता है, प्रेफरेंस दिखता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखते हैं, सिक्योरिटी स्ट्रीम दिखता है, कैपिटल रिजर्व, आउट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स और रिवैल्यूएशन रिजर्व दोनों दिखता है, राइट। दोनों ऐसे क्वेश्चन आपको दोनों आएंगे। अब ये हो गया लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी आपको बताएगा कैपिटल में टीयर 1 में क्या जाएगा, टीयर 2 में क्या जाएगा, हम थोड़ी देर बात करेंगे। मैं भी बात करूँ डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर क्या था बेटा आपका, रिस्क एडजस्टेड रेशियो। तो रिस्क एडजस्टेड में क्या आएगा, तो लोन्स गिवन पे चेक करो। मैं पूरा एसेट साइड बता रहा हूँ, जो एसेट मेरा काम का है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लोन्स गिवन टू, क्या हम लोन बांटेंगे तो मेरा एसेट है वो, अगर तो लगभग मैंने लोन दिया है गवर्नमेंट को, तो उस पर रिस्क है 0%। मैं 0%, मतलब गवर्नमेंट कभी पैसे डुबाएगी नहीं, लेट देगी लेकिन देगी, डुबाएगी नहीं, राइट। टू पब्लिक सेक्टर अंडर के अगेंस्ट, पब्लिक सेक्टर मतलब भी गवर्नमेंट, राइट, अगेन 0%। अदर बैंक्स को मैं कुछ भी दूं, इट इज ऑलवेज 20% रिस्क। इन्वेस्टमेंट इन अदर बैंक्स रहा मेरा, इन्वेस्टमेंट 20%। बैंक्स अगर बढ़ आ गया ना बैंक, तो 20%। मैं किसी और बैंक को अगर दूं तो ऐसा हो सकता है ना सामने वाले बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए, तो मेरा रिस्क है थोड़ा बहुत है 20%। नेक्स्ट अदर्स, इसके अलावा मैं किसको लोन दूं 100%। एंड अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट में उस पर नहीं आएगा 0%। क्यों बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट? अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट मतलब आपका फिक्स डिपॉजिट मेरे पास है, राइट। आपका फिक्स डिपॉजिट है 10 लाख का, आपको पैसे की जरूरत है 3 लाख की। आप आए मेरे पास, आपने बोला सर फिक्स डिपॉजिट तोड़ो, मुझे पैसे की जरूरत है। मैंने कहा अरे क्यों, डिपॉजिट की तोड़ो, फिक्स डिपॉजिट रहने दो, उसके अगेंस्ट में मैं आपको लोन देता हूं ना। आपको 3 लाख चाहिए ना, आपको 10 लाख का FD है, 10 लाख रहने दो, तोड़ो मत, 3 लाख का मैं लोन देता हूँ। आप इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिलता है 7%, हमें आप इंटरेस्ट देना 8%, 1% ज्यादा देना बस। बहुत सारे बैंक करती है 1% पे, 1% आप ज्यादा देना, तो वो बोलेगा हाँ सही है ना, 10 लाख का मेरा वो FD बच जाएगा, मुझे सिर्फ 1% इंटरेस्ट लगेगा एक्स्ट्रा, तो ठीक है चलेगा, डन। तो आप 3 लाख का लोन दोगे। अब मुझे बताओ, अगर सामने वाले ने पैसे नहीं भी दिया तो भी आप सिक्योर्ड हो ना पूरी तरह, रिस्क आएगा कुछ। सामने वाले ने पूरे 3 लाख दबा दिया तो भी 10 लाख का FD आपके पास ही पड़ा है ना, इधर नहीं रिस्क एसोसिएटेड, नो देयर इज नो रिस्क। तो इट इज अगेंस्ट डिपॉजिट 0% रिस्क। पॉइंट क्लियर है? तो गवर्नमेंट 0, अदर बैंक्स 20, राइट, ऑल अदर एसेट्स 100, लेकिन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट 0 बिकॉज देयर इज नो रिस्क एसोसिएटेड, राइट। इन्वेस्टमेंट्स अगेन 2 बात में दिया, इन्वेस्टमेंट्स टू अदर्स 100%, वेंचर कैपिटल्स 150%। वेंचर कैपिटल्स मतलब न्यूली स्टार्टअप जो रहते हैं अपने, उनको अगर आप देते हो तो ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड है, ऐसे बोलते हैं। इसको ये बनाने का रीजन क्या था बेटा, नॉर्मली अगर मैं रिलायंस को लोन दूं थोड़ा सिक्योर्ड है, मैं उस पर 100% रिस्क निकाल रहा हूँ, और कोई न्यू कंपनी को दूं, रिलायंस और न्यू कंपनी कंपेयर कर पाऊंगा क्या? तो फिर न्यू कंपनी को ज्यादा रिस्क होना चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने 150% का रिस्क किया। ये परसेंटेज बेसल 3 नॉर्म्स में लिखे हैं, हमारे काम के नहीं है, हम सिर्फ लर्न करेंगे, इतना परसेंटेज आपको रिस्क बनाना है, राइट। नेक्स्ट अदर एसेट्स, इसके अलावा कोई भी और एसेट रहेगा मैं 100% बनाऊंगा, बात कर रहा हूँ, राइट। इंटेंजिबल एसेट्स या DTA अगर रहता है, व्हाट इज DTA? डिफर्ड टैक्स एसेट। आप AS22 में पढ़ चुके हो, राइट। डिफर्ड टैक्स एसेट कब बनाना है ये भी आप सीख चुके हो। तो ये अगर आपके बैलेंस शीट में रहता है तो आप क्या करोगे, उसको कैपिटल से माइनस करोगे, उसको कैपिटल से माइनस करोगे, मतलब टीयर 1 टीयर 2 में से एडजस्ट होगा। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको ये सारे बैलेंस शीट देंगे, ये सारे आइटम देंगे, आपको सिर्फ आपको रिस्क एडजस्टेड रेशियो निकालना है, मतलब सारे एसेट्स लेना है, उस पर बताना है रिस्क परसेंटेज कितना है, इनटू करना है और टोटल निकालना है, रिस्क वेटेड एसेट्स, राइट। आगे ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, इसके अलावा ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में भी आपके कुछ रिस्क एसोसिएटेड हैं। कौन से? एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, अदर ऑब्लिगेशंस अकाउंट, उस पर 100% रिस्क है। और अगर नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट रहा, नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट, उस पर अगेन 150%, मतलब 150 के लिए अपने पास 2 आ गए। कौन से? एक वेंचर कैपिटल वाला जो बैलेंस शीट में, और ऑफ बैलेंस शीट में अगर नॉन फंड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट है तो उस पर 150% आएगा। पॉइंट क्लियर है? अब बात करते हैं टीयर 1 की। जब मैं टीयर 1 की बात करूं बेटा कैपिटल की, तो मैं कैपिटल की साइड पे देखूंगा, कैपिटल पे क्या क्या देखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व आएगा, नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन नहीं, और अगर आपने कुछ एसेट बेचा होगा उस पर कमाया होगा तो वो मैं टीयर 1 में लूंगा।
नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, नेक्स्ट इज परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। परपेचुअल मतलब एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस रहेगा जो, और नॉन क्यूमुलेटिव रहना चाहिए, तो आपका आंसर रहेगा टीयर 1 में। क्यूमुलेटिव रहा तो नीचे, क्यूमुलेटिव रहा तो टीयर 2 में, राइट। नेक्स्ट इसमें से दो चीजें ऐसे में माइनस करूंगा, कौन से इंटेंजिबल और डीटीए, तो आपको टीयर 1 मिलेगा। अगेन टीयर 1 में क्या क्या आएगा, इक्विटी आएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व आएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, राइट, कैपिटल रिजर्व आएगा, सेल ऑफ एसेट्स का, और एक चीज आएगी नॉन क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। माइनस दो एसेट आएंगे, कौन से डीटीए और इंटेंजिबल एसेट्स, क्लियर। नेक्स्ट ये आ गया टीयर 1। टीयर 2 में क्या बचता है बेटा, परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, नॉन क्यूमुलेटिव ऊपर था तो क्यूमुलेटिव नीचे आ गया, और कैपिटल रिजर्व याद है कि आपने ऊपर लिया था, कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, यहाँ पर लेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला, उसमें 55% डिस्काउंट माइनस करो, सिर्फ इसमें से, ऊपर वाले में से नहीं, सिर्फ इसमें से डिस्काउंट माइनस करो, तो आपका रहेगा टीयर 2, क्लियर। टीयर 1 प्लस टीयर 2 आपका कैपिटल रहेगा, रिस्क वेटेड एसेट्स आ गया, और प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जो भी रहेगा आपका रेशियो मिल जाएगा आपको, और वो रेशियो के साथ आपको आंसर आपको करना है, राइट। वो 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा बेटा। अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए, वासु कमर्शियल बैंक हैज द फॉलोइंग कैपिटल फंड्स। अगर आप देखोगे ये कब का पूछा बेटा, नवंबर 20 का एग्जाम क्वेश्चन है। सेग्रीगेट द कैपिटल फंड्स इनटू T1 T2 एंड फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड एसेट्स एंड रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, ये भी निकालना है अपने को। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल किसका पार्ट है बेटा, 1 या 2, 1 का। स्टैट्यूटरी रिजर्व 1 का। कैपिटल रिजर्व ऑफ विच 26 crores was due to revaluation and other was due to sale of asset. रिवैल्यूएशन 26 टीयर 2 में जाएगा, और इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, 26 और 61। 61 1 का पार्ट है और ये 2 का पार्ट है। आगे बैलेंस, अभी एसेट्स नीचे दे रहा है, एसेट्स खत्म। एसेट्स में बेटा नीचे चेक करो कोई इंटेंजिबल या डीटीए है क्या। एसेट्स में बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक से, अदर इन्वेस्टमेंट से, गारंटीड बाय गवर्नमेंट, अदर्स ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स से, मतलब बैलेंस शीट के बाहर के आइटम्स, इंटेंजिबल नहीं है। चलो टीयर 1 टीयर 2 निकालें। व्हाट इज टीयर 1, 600 आएगा, 250 आएगा, ये लिखना पड़ेगा आपको क्या क्या है, राइट। उसके बाद क्या आएगा, 61 आएगा। टीयर में क्या आएगा, 911 सॉरी। टीयर 2 में क्या आएगा बेटा, टीयर 2 में एक ही है, रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला कैपिटल रिजर्व कितना, 26 लेस 55% डिस्काउंट, माइनस करने के बाद तो आपका टीयर 1 आ गया 911 और टीयर 2 आ गया 11.7, आधा पार्ट खत्म हो गया आपका। इन शॉर्ट न्यूमरेटर पार्ट तैयार है आपका रेशियो का, टीयर 1 प्लस टीयर 2। अब आपको एसेट देखना बेटा, एसेट्स की तरफ अगर आप देखोगे, बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई के पास कितना रिस्क रहता है, 0, आरबीआई कभी पैसे में आएगी आपकी, राइट। नेक्स्ट बैलेंस विद अदर बैंक्स 20%, अदर इन्वेस्टमेंट्स 100%। नेक्स्ट गारंटीड बाय गवर्नमेंट 0, अदर इन्वेस्टमेंट्स 100%, प्रीमाइसेस फर्नीचर 100, अदर एसेट्स सब 100, गारंटी विद ऑब्लिगेशंस 100 एंड अगेन 100। समझ में आ रहा है, तो प्लीज बताइए कितना है। ये 0 आया, ये कितना आया, 5.6, 38, 0, 6625, 108, 600 और 4200 बराबर। बेटा ये आपको प्रॉपर लिख के बताना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप, एसेट्स अमाउंट, रिस्क परसेंट, रिस्क अमाउंट कितना आ रहा है, आ रहा है। फॉर्मूला क्या था अपना, टीयर 1 प्लस टीयर 2 अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स बराबर। इन दोनों का टोटल एक्चुअली अलग अलग करना चाहिए आपने, मैंने एक साथ कर दिया, बट ठीक है, डिनोमिनेटर वही पार्ट था। टीयर 1 कितना आया था बेटा अपना 911, तो इट विल बी 911 प्लस टीयर 2 कितना आया था अपना 11.7 डिवाइड बाय ये इसका टोटल प्लस ये इसका टोटल, तो आपका टोटल आ रहा है 11,576.6 कितना आ रहा है, दिस इज कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। पॉइंट क्लियर सबको, यस। बस इस तरह सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन इस पे देख लेंगे फटाफट, ये भी एग्जाम क्वेश्चन रह चुका है अगर आप देखोगे Jan 21 का, तो ये बैक टू बैक क्वेश्चन आए थे टीयर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपका ये नवंबर 20 का क्वेश्चन था बेटा, और जनवरी 21 में वापस उन्होंने पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट कैपिटल का क्वेश्चन था, राइट। चेक करें, इक्विटी शेयर कैपिटल किस में आएगा बेटा, 1 में। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव अगेन 1, क्यूमुलेटिव 2, स्टैट्यूटरी रिजर्व 1, कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ विच 13.5 वाज ऑफ रिवैल्यूएशन, मतलब इसके दो टुकड़े 13.5 एंड ये 31.5 कहाँ जाएगा 1 में, और 13.5 कहाँ जाएगा 2 में। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 में आएगा, खत्म।
आपका 1 और 2 खत्म हो गया। आगे देखते हैं एसेट्स पे, परसेंटेज बताओगे बेटा? बस बैलेंस विद आरबीआई 0%। नेक्स्ट बैलेंस विद अदर बैंक्स 20, क्लेम्स ऑन बैंक्स, बैंक्स के साथ 20%, जो भी बैंक के साथ रहेगा। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स इशूड बाय अदर बैंक्स, अगेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स, मैं बोलूंगा बैंक्स, बैंक है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट मत पकड़ो, बैंक्स पकड़ो। इन्वेस्टमेंट अदर कंपनीज में रहा तो 100, इन्वेस्टमेंट बैंक के पास, बैंक अदर बैंक के पास जो भी आरबीआई छोड़ के दूसरी जो भी बैंक है सब 20%, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज बैंक्स, राइट है। नेक्स्ट अदर इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल्स, ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट्स गारंटीड बाय गवर्नमेंट 0, गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर 0, लीज एसेट्स 100। नेक्स्ट एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स 0, बात हुई अपनी। एजुकेशनल लोन्स 100%। नेक्स्ट प्रीमाइसेस एंड अदर फर्नीचर 100। इंटेंजिबल याद आ रहेगा, इंटेंजिबल ये दोनों पार्ट्स क्या करेंगे, टियर 1 से माइनस करेंगे, ये लेस करेंगे, बराबर। नेक्स्ट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, नॉन फंड एक्सपोजर रियल एस्टेट और एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट्स, आ रहे समझ में? तो आपको अभी तीन टुकड़े करने पड़ेंगे। पहले आपको रिस्क एडजस्ट से अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टियर 1 अलग करना पड़ेगा, टियर 2 अलग करना पड़ेगा, तीनों को मर्ज करके एक रेशियो बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं CRAR। पॉइंट क्लियर है? चलो टियर 1 कंप्लीट करें। टियर 1 में क्या क्या आएगा प्लीज बताइए, टियर 1 में क्या क्या आ रहा है? 2,900, 800, 1,350, 31.5, इसमें से कुछ माइनस होगा क्या? कुछ माइनस होगा नहीं, 700 भी है ना बेटा, 1 में ना 700, इसमें से माइनस क्या होगा? माइनस 18.4, बराबर। कितना आ रहा है? 5763.1। टियर 2 में क्या आएगा? टियर 2 में 550 आएगा बेटा, और वो 13.5 में से कुछ माइनस करेंगे तो 13.5 में से 55% माइनस करो, 13.5 में से 55%, आउट ऑफ कॉलम कितना आ रहा है? अच्छा डायरेक्ट बोल दिया क्या आपने? 556 पॉइंट, अरे समझ में, इन शॉर्ट ये आ रहा है 6.07, तो ये हो गया आपका टियर 2, बराबर। और ये ऊपर वाला पार्ट हो गया टियर 1, दो हो गए आपके। अब आपको रिस्क एसेट रिस्क क्रेडिट निकालना है, राइट। रिस्क क्रेडिट कैसे निकालेंगे? सिर्फ मल्टीप्लाई करके, चलो तो 350 इंटू 0 0, 475 इंटू 2 950, 95 सॉरी 95। नेक्स्ट 1025 इंटू 2 205, 78 इंटू 2 इंटू 150, 100, 12 100, 0 0 4 0 12, बराबर। अगेन ये क्या आएगा? 15055, ये आएगा 1900 का ज़्यादा करो, 950 2850, और ये आएगा 20300 पूरा। कितना? एग्जैक्ट, दैट्स इट। अब आपको करना है क्या बेटा? दोनों को ऐड करना न्यूमरेटर्स को, 5763.1 प्लस 556.07 अपॉन 54731%, कितना आ रहा है? इंटू 100 करो बेटा, फाइनल आंसर। इज द पॉइंट क्लियर? तो आपके ये 3 स्टेप्स में आपको लिखना है, इसके ये करने के आपको 10 मार्क दिए जाएंगे। लॉजिक क्लियर है? इजी? यस। तो बेटा अगर देखा जाए तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा आपको 2 क्वेश्चंस और आते हैं, बिल फॉर कलेक्शन एसेट, बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी, और दूसरा आता है आपका एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। ये सिर्फ एक बोनस क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कुछ भी, मतलब अगर आ गया तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके आना है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या रहेगा तो प्लीज ध्यान दीजिए। एक रहता है आपका एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। ट्रूली देखा जाए ये एक थर्ड पार्टी गारंटी रहती है, एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस अकाउंट। हाँ, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट्स अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट मतलब क्या बेटा? दिस इज द थर्ड पार्टी अकाउंट। थर्ड पार्टी गारंटी मतलब क्या? मान लेते हैं कि ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए को एप्पल का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लेना है मिस्टर ए को। तो एप्पल बोलता है कि बॉस मुझे कम से कम 10,000 करोड़ की गारंटी चाहिए, 10,000 करोड़।
गारंटी चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए पूरे इंडिया में आपको तो ऑब्वियसली खर्चा करना पड़ेगा। मुझे 10,000 करोड़ की गारंटी चाहिए, ऑब्वियसली बात है गारंटी चाहिए। गारंटी मतलब ये नहीं कि आपको 10,000 करोड़ मुझे ला के देना है, सिर्फ मुझे एक थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए कि नहीं बॉस अगर उसने पैसा नहीं दिया तो तुम भर के दोगे। तो मिस्टर ए उसके बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा कि एक काम करो यार, मुझे एक गारंटी सर्टिफिकेट दे दो, मुझे एप्पल को देना है, राइट। इसका मतलब अब सीधी बात है, बैंक कब देगी जब उसको मालूम है कि मिस्टर ए खुद 50,000 करोड़ की पार्टी है, तब जाके उसको गारंटी देगी, बराबर है क्या। इन शॉर्ट अगर वो ए नहीं दे पाया तो हम देंगे, ऐसा बोलने का मतलब है ऑब्वियसली, इसलिए वो चार्ज करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने 10,000 करोड़ लोन बांटा, उसने सिर्फ गारंटी दिया। इन शॉर्ट एप्पल ने जब इसको माल बेचेगा तो वो पैसे नहीं मांगेगा, अभी टेंशन नहीं, 10,000 करोड़ तक माल ऐसे ही भेज देगा, क्योंकि अगर उसको मालूम है ए नहीं पैसा देगा तो बैंक देगी, राइट। ऑब्वियसली अब ये बैंक की लाइब्रेरी कब तक रहेगी, जब तक ये पैसा नहीं देगा, राइट। सो अगर लाइब्रेरी है तो क्या वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, यस। ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम से बेटा, ये एक्चुअल लाइब्रेरी नहीं है, ये हो सकता है कॉन्टिजेंट है। कॉन्टिजेंट मतलब बैलेंस शीट के बाद अगर ए ने नहीं दिया तो मुझे देना पड़ेगा, जरूरी है कि देना नहीं। तो यहाँ पे अगर वो नहीं देता है तो क्या, तो अगर लाइब्रेरी है बेटा, लाइब्रेरी हैज अ क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सही है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में मान लेते हैं मेरे पास टोटल लाइब्रेरी थी बेटा 30,000 की, 30,000 करोड़ की। ऐसा हो सकता है कि ये 4-5 पार्टीज मिलके हैं ABCD, तो ऐसा हो सकता है कि ABCD ने कुछ ऑनर कर दिया होगा, 2 लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए होंगे, 2 लोगों का मुझे वेर करना पड़ेगा। तो जो भी ऑनर करेगा तो मैं यहाँ पे ऑनर करूंगा। ऑनर करना मतलब लाइब्रेरी कम करना। मान लेते हैं इसके अंदर 5 लोग थे ABCDE, इन तीनों का मिला के 20,000 था और इन दोनों का मिला के 10,000 था। इन्होंने दे दिया, इन दोनों ने नहीं दिया, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइब्रेरी फॉर एक्सचेंज कॉमा एंडोर्समेंट एक्सेट्रा। वो एक सिर्फ नाम है सिर्फ, ठीक है, वो सिर्फ आपको नाम लिखना है। वो नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है बेटा, जो भी ऑनर करे आपकी लाइब्रेरी कम हो रही है। अगर कस्टमर ऑनर करता है, ऑनर्ड बाय कस्टमर, ऑनर्ड बाय कस्टमर, कस्टमर ऑर्डर करेगा कितना 20,000, और अगर बैंक ऑनर करेगा तो 10, खत्म, लाइब्रेरी खत्म। इस साल मैं और एक्सेप्ट करूंगा, अगेन और एक्सेप्ट करूंगा तो बाय सेम नेम अगेन जो एक्सेप्ट करूंगा। अब मैंने यहाँ पे 4 लोग और एक्सेप्ट किया, WXYZ और एक और था S, ये 5 लोगों को मैंने और एक्सेप्ट किया, तो लाइब्रेरी बढ़ गई मेरी और बढ़ गई। तो ऐसे मान के चलते हैं कि इसका था 1000, इसका था 5,000, इसका था 8,000, इसका था 6,000 और इसका था 4,000, टोटल कितना हो गया 18, 24, राइट। इसने ऑनर किया, इसने ऑनर नहीं किया, इसने ऑनर किया, इन दोनों का बैलेंस बाकी है, नेक्स्ट ईयर में लाया होगा। तो अगेन ऑनर किया तो भी आएगा, नहीं ऑनर किया तो भी आएगा। ऑनर किया तो उन्होंने दिया, नहीं ऑनर किया तो मैंने दिया, बात खत्म। अगेन वो सेम, ऑनर्ड बाय कस्टमर्स, ऑनर्ड बाय बैंक। कस्टमर से कितना ऑनर किया 1000 और 8,000, कितना ऑनर किया 9,000, मैंने कितना ऑनर किया 5,000, खत्म। तो बैलेंस क्या डाउन, कितना बैलेंस बाकी है अभी तक, जिसका कोई जवाब नहीं मिला अब तक, 14,000। कैसे 14,000, ये दोनों, सॉरी 10,000, आई एम सो सॉरी 10,000। समझ में आया पॉइंट, इस तरह आपको क्लोज करना है, लॉजिक क्लियर है। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ये नाम एक बार चेक करना, एक प्रॉपर नाम, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं आया, शायद एक वर्ड मैंने मिस किया। हाँ, एंडोर्समेंट ऑब्लिगेशंस एंड एक्सेट्रा, ऐसा वर्ड था वो। फॉर एक्सचेंज एंडोर्समेंट लिखा मैंने, फॉर ऑब्लिगेशंस एंडोर्समेंट ऐसा है। तो प्लीज वो नाम एक बार देखना, बस वो नाम के साथ आपको लिखना है यहाँ पर, राइट। और लास्ट आता है आपका बिल फॉर कलेक्शन और बिल फॉर एसेट और बिल फॉर कलेक्शन लाइब्रेरी। अगर आपको याद आ रहा होगा, क्या मिस्टर ए बैंक के पास बिल बेच सकता है, बिल फॉर कलेक्शन याद आ रहा है, बिल फॉर कलेक्शन। तो प्लीज मुझे बताइए बैंक का रोल क्या रहेगा। बैंक का रोल रहेगा बी से पैसे लेके आना, वो हमारे लिए एसेट, लेकिन ये पैसे लौटाना भी तो है ना, तो हमारी लायबिलिटी। देखा जाए तो मेरे हाथ में कुछ नहीं, वो थोड़ा बहुत चार्जेस से बचेंगे वो, राइट। तो आपको इसका अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। अगेन नॉट अ रेगुलर अकाउंट, इज अ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब रफ। तो आपको करना क्या पड़ता है बेटा, बिल फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट एंड बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट। देखा जाए तो ये अकाउंट है ही नहीं कुछ, नाम क्या है सिर्फ। एसेट का कौन सा बैलेंस रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मान लेते हैं 1000 रुपये, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे मिरर में जाएगा 1000, राइट। मैंने इस साल और एक्सेप्ट किया, मतलब ए ने बहुत सारे बिल ला के दिया, ऐसे ए जैसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो बिल फॉर कलेक्शन एसेट बढ़ गया, तो मैं लिखूंगा टू बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी, राइट, एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। 10,000 के और रिसीव है, तो टोटल बिल कितने के हो गए मेरे पास 11,000, 1000 और 10,000, राइट। और ये सेम चीज मैं यहां लिखूंगा, बाय बिल फॉर कलेक्शन एसेट, ऑपोजिट नाम 10,000, बराबर।
फिर इसमें से कुछ कलेक्ट हो जाएंगे, कुछ कलेक्ट नहीं होंगे, कुछ का जवाब नहीं मिलेगा। जो कलेक्ट हो गए, अगेन सेम नेम, बाय बिल फॉर कलेक्शन, ब्रैकेट में लायबिलिटी, ऑनर मतलब कुछ लोग शरीफ थे, उन्होंने पैसे दे दिए, डिसऑनर कुछ लोगों ने शरीफ नहीं थे, पैसे नहीं दिए, टोटल 11,000 थे, 11,000 में 7,000 ने दे दिए, 500 ने नहीं दिए, और बाकी की डिलीट आई नहीं अभी तक, डिलीट नहीं है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। 11,000 में 7,500 के कितने बच गए, 3,500। सेम चीज आप यहां लिखोगे, तो बिल फॉर कलेक्शन, ब्रैकेट में एसेट, कितने ऑनर हो गए, कितने डिसऑनर हो गए, और कितने बैलेंस बाकी है, दैट्स इट। सेम मिरर इमेज को छाप देना है। लॉजिक क्लियर है? बस इतना ही करना है आपको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सब समझ में आया, राइट? मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनपी प्रोविजंस, रेट्स, ईसीजीसी कवर, रिबेट, पीएनएल बहुत इंपॉर्टेंट, पीएनएल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और टियर 1 टियर 2 मैंने आपको बताया, रिस्क एसेट्स, राइट? कोई भी क्वेरी इसके अंदर नहीं, स्टॉप करें इसको, ओके।